नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर केमिस्ट्री की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग बात कर रहे थे कि प्लांक क्वांटम थ्योरी या प्लांक सिद्धांत क्या होता है, उसको लेकर के हम लोगों ने बातें की थी। फिर उसके कुछ PYQs किए थे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसी घटना है ये, ठीक है ना। तो आज इसको लेकर के हम लोग बातें करने वाले हैं। ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के चांस पूरे रहते हैं, ठीक है ना। और इस क्लास के बाद में जहाँ तक मानना है कि ऐसा कोई भी डाउट किसी बच्चे को नहीं रहेगा जो अक्सर कर बच्चों को रह जाता है, ठीक है ना। चलिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए, इसे सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये किसने इसको एक्सप्लेन किया था। इसको आइंस्टीन साहब ने एक्सप्लेन किया था, और इसी को एक्सप्लेन करने के बाद में आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। तो इसमें उन्होंने बताया कि जब किसी सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन किसी मेटल पर गिरता है तो वहाँ से मेटल से और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अर्थात जब कोई फोटोन किसी सक्रिय धातु पर गिरता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की जो घटना है वो क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है, ठीक है ना। हाँ जी, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, इसे आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। और इसके एक्सप्लेन के बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। उन्होंने बोला जब किसी सक्रिय धातु पर एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन गिरता है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, ये कोई मेटल है, कोई एक्टिव मेटल है। यहाँ से क्या डाला, एक सफिशिएंट एनर्जी का प्रकाश डाला, फोटोन डाले, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल गए, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ डाला गया तो यहाँ से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हाँ जी, तो जो ये एनर्जी वाला जो प्रकाश था ये क्या कर रहा था, उस मेटल से इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से इमिट कर रहा था, उत्सर्जित कर रहा था या फिर भगा रहा था, ठीक है। तो जो ये हम लोगों ने एक सफिशिएंट एनर्जी का जो प्रकाश दिया था, अर्थात सफिशिएंट जो एनर्जी दी थी, ये दो कार्य करती है। क्या क्या, एक तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाती है और दूसरा कार्य है कि वो सतह से इसको भगाती है, ठीक है ना। हाँ जी, तो जब कोई प्रकाश किसी धातु पर गिरता है तो वह
धातु में से इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाएगा और सतह से फिर वो भगाएगा, ठीक है ना। ये दो कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? उस सफिशिएंट एनर्जी वाले फोटॉन्स के द्वारा, ठीक है ना। हाँ जी, तो लिखेंगे यह है ऊर्जा जो प्रकाश के रूप में अपन लोग डाल रहे हैं। यह ऊर्जा निम्न दो कार्य करती है, निम्न दो कार्य करती है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाना। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन को सतह से भगाना। ये क्या है? एनर्जी है। इसने दो कार्य किए। एक तो यहाँ मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन था, उसको कहाँ लाई? वो यहाँ, ठीक है ना। तो ये क्या किया? उसने कार्य किया, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और यहाँ लाने के बाद में उसको यहाँ से भगाया है, किसको? इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो ये इसको क्या बोलेंगे? भगाया है, तो इसकी गतिज ऊर्जा दी है इसको, ठीक है ना। और ये क्या है? एनर्जी, ठीक है ना। तो ये एनर्जी दो कार्य कर रही है, क्या? एक तो W0 वर्क फंक्शन या कार्यफलन, और दूसरा क्या कर रही है? गतिज, उसको गति दे रही है, ठीक है ना। हाँ जी, ये ऊर्जा ने दो कार्य करती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाती है और इलेक्ट्रॉन को सतह से भगाती है। अब जैसे उस किसी मेटल पर जब प्रकाश जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन सतह पर आएगा और सतह से पुनः कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। लेकिन ये घटना घटती है कि प्रकाश गिरा, प्रकाश गिरने के बाद में मेटल सरफेस पे आया, सरफेस पे आने के बाद में वो भाग गया। ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया में समय अंतराल नहीं होना चाहिए। ये एक शर्त रहती है कि ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया के जितने भी स्टेप हैं, इन स्टेप में कोई भी समय का अंतर नहीं होना चाहिए। अर्थात ये कैसे होनी चाहिए? तुरंत की तुरंत होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन के नहीं, प्रकाश के गिरने, प्रकाश के सतह पर गिरने व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, जब प्रकाश सतह पर गिरता है, जब प्रकाश, ऐसे लिखेंगे, जब प्रकाश मेटल पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन सतह पर आता है, जिसे कार्यफलन W0 या फिर उसको h0 कहते हैं। जब कोई प्रकाश, जब ये प्रकाश और मेटल पर आएगा तो मेटल से क्या है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ लाएगा? वो सरफेस पर लाएगा। और इस स्थिति को या इस बात को क्या कहेंगे अपन लोग? इस घटना को क्या कहेंगे? इसे कार्यफलन कहेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, जब इलेक्ट्रॉन सतह से दूर भागता है या जाता है तो उसे
गतिज ऊर्जा कहते हैं तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई एक सफिशिएंट एनर्जी का प्रकाश या फोटोन, ये फोटोन है, ये प्रकाश है, ये क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। तो जब हमने किसी ऊर्जा को प्रकाश के रूप में किस पर डाला है, किसी मेटल पर डाला है, तो उसने दो कार्य किए। एक तो मेटल में से जो अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन था उसको कहाँ लेकर के आई, वो सरफेस पर लेकर आई, और सरफेस से फिर पुनः उसको क्या कर दिया, भगा दिया, ठीक है ना। तो दो कार्य किए। तो जो कार्य इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाने में किया गया था उसको क्या बोल रहे हैं, कार्यफलन या वर्क फंक्शन कहा जा रहा है, जिसको अपन लोग W0 से या H0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा कार्य वो क्या कर रही है, उसको भगाने में काम आ रही है, ठीक है ना। अर्थात उसको दूसरा कार्य क्या है, भगाने का कार्य है। कहाँ से, सतह से, किसको, इलेक्ट्रॉन को। और जिसको अपन लोग क्या कह रहे हैं, गतिज ऊर्जा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक तो उसका वर्क फंक्शन हो गया और दूसरा कार्य हो गया कि इलेक्ट्रॉन को गति देना, ठीक है ना, अर्थात उसको भगा देना, ठीक है ना। हाँ, और ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, एक एनर्जी के द्वारा, ठीक है ना। तो एनर्जी का मान कार्यफलन व गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, अर्थात जो हम लोगों ने एक सफिशिएंट एनर्जी वाला फोटोन डाला था, प्रकाश डाला था, एक ऊर्जा दी थी उसको, तो वो ऊर्जा क्या कार्य कर रही थी, दो कार्य कर रही थी। एक तो इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाने का और एक उसको भगाने का। तो उस एनर्जी का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, एक तो वर्क फंक्शन, अर्थात उसने इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाने में जो कार्य किया था उसके, तथा उसको जो भगाया था उसके। अर्थात E बराबर W0 प्लस, या फिर ऐसे लिख दें E बराबर, या ऊर्जा बराबर, ये कौन सी ऊर्जा है, वो ऊर्जा है जो हमने उस एक्टिव मेटल पर या उस मेटल पर या धातु पर डाली है। अर्थात ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा, ये दोनों के योग के बराबर क्या होती है, ये, क्योंकि ये दो कार्य करती है। एक तो कार्यफलन, अर्थात ये जैसी गिरेगी तो इसको कहाँ लाएगी, सतह पर लाएगी, जिसको कार्यफलन बोल रहे हैं, और एक उसको क्या देगी, फिर गति देगी। लेकिन इस क्रिया के दौरान कोई भी समय अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात ये कैसी होनी चाहिए, तुरंत के तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, एक बार दोबारा देखेंगे। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कुछ नहीं है, इसको आइंस्टीन साहब ने एक्सप्लेन किया था, और इसको एक्सप्लेन करने के बाद में आइंस्टीन साहब को क्या मिल गया था, नोबेल पुरस्कार मिल गया था, ठीक है ना। अब आइंस्टीन साहब ने क्या बताया इसमें बताया कि जब कोई सफिशिएंट एनर्जी का प्रकाश किसी धातु पर डाला जाता है, जब कोई सफिशिएंट एनर्जी का प्रकाश किसी धातु पर डाला जाता है तो धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय होकर के कहाँ जाते हैं, वो सतह पर आ जाते हैं, ठीक है ना, और सतह से पुनः वो गति करने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा उन्होंने, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा। अर्थात जो आपने जो एनर्जी दी थी उसने दो कार्य किए थे, एक तो इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाने का और दूसरा उसको भगाने का, ठीक है ना। और इन दोनों कार्यों में जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आप लोगों ने किसके रूप में दी है, प्रकाश के रूप में दी है, ठीक है ना। अर्थात इसे आइंस्टीन साहब ने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन के बाद में उन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। जब किसी सक्रिय मेटल पर सफिशिएंट एनर्जी का प्रकाश गिराया जाता है या फोटोन गिरता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। अब ये जो ऊर्जा आपने जो प्रकाश के रूप में दी है, फोटोन के रूप में दी है, ये दो कार्य करती है। कौन कौन से कार्य करती है, एक तो इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाने का कार्य करती है और एक इलेक्ट्रॉन को सतह से भगाने का कार्य करती है, ठीक है। अब प्रकाश की सतह पर गिरने व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात ये क्रिया जो हो रही है ये कैसी होनी चाहिए, साथ के साथ तुरंत की तुरंत होनी चाहिए। और जब मेटल पर कोई प्रकाश गिरता है, जब प्रकाश किसी मेटल पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन सतह पर आता है, जिसे क्या कहा जाता है, कार्यफलन, और जिसको अपन लोग किससे, W0 से या फिर H0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन
सतह से दूर भागता है तो उसे क्या कहते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जो एनर्जी का मान होगा वो किस किस के बराबर होगा, एक तो गतिज ऊर्जा के और एक कार्यफलन के बराबर होगा। अर्थात जो ऊर्जा है वो कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर है, ठीक है ना। हाँ जी, अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी बराबर W नॉट, या फिर मैं अभी उसी को लिख देता हूँ, ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। एनर्जी बराबर कार्यफलन को वर्क फंक्शन या W नॉट से प्रदर्शित करते हैं और गतिज ऊर्जा को हाफ mv² से, ठीक है ना। हाँ जी, हाफ mv² से। अब इस एनर्जी, और कल लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो E बराबर होता है h न्यू के, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब मैं एनर्जी की जगह पर अर्थात E की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, h न्यू। तो ये h न्यू बराबर ये W नॉट को ही क्या बोलते हैं, h न्यू नॉट, वहाँ पे लिखा हुआ है h न्यू नॉट प्लस हाफ mv², ये भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये यहाँ से बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है ना। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसको लेकर के फिर अपन लोग बातें करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, तो अभी इसको थोड़ा सा और आगे देखेंगे। देखिए, इस घटना में, इस प्रकाश विद्युत प्रवाह में जो हम लोग जो एनर्जी दे रहे हैं वो टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी E है, ठीक है ना। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, h न्यू। ये क्या है, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो हम लोगों ने एक मेटल को दी है, मेटल पर दी है, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसने कितने काम किए थे, 2, एक तो W नॉट और एक हाफ mv², अर्थात कार्यफलन और एक गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। हाँ जी, देखो ये मान लीजिए कोई मेटल है और मेटल पर हमने क्या गिराया, प्रकाश गिराया, और उसने क्या किया, इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सतह पर लाया और यहाँ से यहाँ तक उसने उसको भगा दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, W नॉट, और ये क्या हो गया, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। हाँ जी, या हाफ mv², ठीक है। अब देखो जो टोटल एनर्जी हमने दी है वो क्या है, वो तो है E या फिर h न्यू। अब h न्यू हमारी टोटल एनर्जी है, लेकिन हमारी एनर्जी काम कितने आई है, वो आई है कार्यफलन के बराबर, ठीक है ना। हाँ जी, ये कार्यफलन क्या है, कार्यफलन वह ऊर्जा है जो उस मेटल को चाहिए थी एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां, अर्थात इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लाने के लिए जो एक न्यूनतम ऊर्जा चाहिए थी, वो क्या है, कार्यफलन है। दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या है, कोई एक एनर्जी वाला प्रकाश किसी मेटल पर गिराया, ठीक है ना। अब उस मेटल ने मान लीजिए 10 जूल गिराया मैंने, ऐसे मान लीजिए ये कितनी थी, 10 जूल, ठीक है ना। हाँ जी, अब प्रत्येक मेटल के लिए जो W नॉट का मान है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। कुछ एक मेटल तो ऐसी होती है जिनके लिए W नॉट का मान बहुत कम होता है, किसी के लिए W नॉट का मान ज्यादा होता है, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन जो ये मैंने मेटल ली है, मान लीजिए इसके लिए जो W नॉट का मान है, अर्थात जो कार्यफलन का मान है, अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लाने के लिए मान लीजिए उसको 6 जूल एनर्जी चाहिए, तो 6 जूल मैंने कितनी दी, 10। 6 जूल तो मेरी यहां से यहां तक काम में आ गई, अर्थात कार्यफलन में लग गई 6 जूल, तो अब बची कितनी, 4 जूल। अब वो 4 जूल एनर्जी किस में काम आएगी, वो गतिज ऊर्जा में काम आएगी। किस में काम आएगी, गतिज ऊर्जा में, ठीक है ना। हाँ जी, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरी टोटल एनर्जी के सम हो जाएगा, टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा देखते हैं, मैंने क्या किया, मैंने एक सफिशियंट एनर्जी का प्रकाश किसी मेटल पर डाला, ठीक है ना। तो अब वो सफिशिएंट एनर्जी वाला जो प्रकाश है ना वो 2 कार्य करेगा, क्या क्या कार्य करेगा, एक तो कार्यफलन वाला कार्य करेगा और एक गतिज ऊर्जा वाला कार्य करेगा। अब मेटल की, प्रत्येक मेटल की अलग अलग क्या होती है,
कार्यफलन ऊर्जा होती है, अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, ठीक है ना। कुछ एक ऐसी मेटल होती है जिनके लिए वर्क फंक्शन का मान या डब्ल्यू नॉट का मान बहुत कम होता है, तो वो जल्दी से क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर ला देती है, तो उनके लिए वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इमिट हो जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये क्या है, ये जो अपन लोग जो एनर्जी दे रहे हैं ना, ये टोटल वो एनर्जी है जो हमारे द्वारा किसी मेटल पर डाली गई है, ठीक है ना। इसने दो कार्य किए, एक तो कार्यफलन का कार्य और एक गतिज ऊर्जा का कार्य। तो डब्ल्यू नॉट या कार्यफलन क्या है, कार्यफलन वो ऊर्जा थी जिसने इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लाने का कार्य किया था, ठीक है ना। उसके बाद में यदि हम जितनी ऊर्जा बचेगी वो किस काम आएगी, इलेक्ट्रॉन को गति देने में काम आएगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब आगे इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी और चलती है क्या। नंबर एक है देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा, इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा, ठीक है। ये देहली ऊर्जा क्या है, देहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है, ठीक है ना। हाँ, वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, उत्सर्जित हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, देहली ऊर्जा, ठीक है ना। हाँ जी, तो लिखेंगे वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, वह देहली ऊर्जा कहलाती है, देहली ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। हाँ जी, एक तो है देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो फोटो इलेक्ट्रॉन को या फिर जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, उत्सर्जित कर दे, वो क्या कहलाती है, वो देहली ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। हाँ जी, एक होती है देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो ये आवृत्ति, देहली आवृत्ति क्या है, देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, उत्सर्जित हो जाए, ठीक है ना। हाँ, वह आवृत्ति जिससे वह न्यूनतम, सॉरी, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इमिट या उत्सर्जित हो जाए, उत्सर्जित हो जाए, देहली आवृत्ति कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। देहली ऊर्जा क्या है, देहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो एक मेटल को चाहिए और उतनी यदि मिल गई तो वो क्या कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देगा, जिसको अपन लोग क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर देहली ऊर्जा कहेंगे। तो देहली आवृत्ति क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति है, ठीक है ना, जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इमिट हो जाए, ठीक है ना। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लाना और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना, उत्सर्जित कर देना, ठीक है ना। हाँ जी, एक आता है देहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना, एक आता है देहली तरंग दैर्घ्य। ये क्या है, देखिए, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। अभी जो तीन टर्म लिखी हैं, इन तीन टर्मों में हम लोग देखेंगे कि देहली ऊर्जा और देहली आवृत्ति के लिए हमने न्यूनतम वर्ड का यूज किया है, लेकिन इसके लिए अधिकतम, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, तरंग दैर्घ्य, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा से, ठीक है ना। और जो ऊर्जा होती है, ठीक है ना, ऊर्जा में और लैम्बडा में क्या संबंध होता है, ये एनर्जी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ,
ठीक है ना। हाँ जी, जो तरंग दैर्घ्य होती है वो एनर्जी की क्या होती है, एंटी प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी यदि न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो ये कैसी होगी, फिर अधिकतम होगी, ठीक है ना। और ये आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है ये भी एनर्जी की क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है ना। कल के वीडियो में, कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। आवृत्ति किसके समानुपाती होती है, ऊर्जा के, ठीक है ना। हाँ जी, अब हम एक बार दोबारा से देखेंगे कि देली ऊर्जा क्या होती है, वह न्यूनतम ऊर्जा होती है, ठीक है ना, जो जिससे कि क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। और देली आवृत्ति क्या होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति है, ठीक है ना, जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, उत्सर्जित हो जाए। और देहली तरंग दैर्घ्य क्या है, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य है, जिससे कि क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, ठीक है ना। आई थिंक ये बात समझ में सबके में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति में, निम्न में से कौन सी स्थिति में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, ऐसी कई सारी कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी और वो बोलेगा कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एमिट हो जाए या फिर उत्सर्जित हो जाए, ठीक है ना। हाँ जी, E इज ग्रेटर देन W नॉट, ठीक है। B है H न्यू इज ग्रेटर देन H न्यू नॉट, ठीक है ना। C है लेमडा इज ग्रेटर देन लेमडा नॉट। D है लेमडा नॉट इज ग्रेटर देन लेमडा, ठीक है ना। और E है H न्यू नॉट इज ग्रेटर देन H न्यू। ये 5 कंडीशन दी हुई हैं और इनको समझ करके, देख करके ये पता लगाना है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है कि जिससे स्थिति में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एमिट हो जाए, ठीक है ना। अब एक बार हम दोबारा से इसकी तरफ चलेंगे, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैंने मान लीजिए 10 जूल एनर्जी का एक प्रकाश डाला, ठीक है ना। इसने कितने कार्य किए, 2 कार्य किए, एक तो वर्क फंक्शन वाला और एक क्या किया, गतिज ऊर्जा वाला, ठीक है ना। हाँ जी, अब मान लीजिए ये दोनों का योग 10 आ रहा है, ठीक है ना, और 10 चाहिए इसको, किसको, मान लीजिए ये तो गतिज ही रहेगी। हाँ, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से सरफेस पे आने के लिए मान लीजिए 6 जूल चाहिए, ठीक है। और मैंने इसको मात्र कितनी जूल दी है, मात्र मैंने 5 जूल दी है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये 5 जूल इसको यहां ला पाएगा क्या, नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसको तो न्यूनतम कितनी चाहिए, 6 जूल तो इसको यहां से यहां तक आने में चाहिए। और इसके बाद की जो एनर्जी होगी ना वो उसको गति देगी, ठीक है ना। तो 6 से तो ज्यादा ही ज्यादा चाहिएगा, 6 पर भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 6 में तो ये यहां से यहां तक आएगा। 6 जूल तो इसको क्या चाहिए, 6 जूल एनर्जी तो वो मिनिमम एनर्जी है जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए कहां तक आने में, सरफेस तक आने में। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या, हमारा टारगेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन को सिर्फ सरफेस पे लाना नहीं है, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर भगाना है, अर्थात उसको गति देना है। तो इन दोनों के योग के बराबर, यदि वो सफिशियंट एनर्जी का प्रकाश दोनों के योग के बराबर है तब तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ जी, इसके लिए मान लीजिए 6 चाहिए, तो 6 के बाद में इसके लिए जितनी भी एनर्जी बचेगी वो क्या कर देगी, गति। तो 6 से ज्यादा ही ज्यादा चाहिए इसको, लेकिन ये 5 पर पॉसिबल नहीं है। अब ठीक उसी प्रकार अब यहां पर इन सारी चीजों को अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, एनर्जी का मतलब क्या हुआ, वो एनर्जी जो हमने एक मेटल को दी है, ठीक है ना, वो एनर्जी ज्यादा है किससे, वर्क फंक्शन से। तो बिल्कुल क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो एनर्जी है ना, ये वाली एनर्जी मान लीजिए 20 जूल है, ठीक है ना। हाँ जी, और इसका मान ज्यादा है किससे, वर्क फंक्शन से, और इसका मान कितना होगा, 20 से कम। तो 20 से जो कम होगा तो इसका कितना है, 20, और हम इसके लिए चाहिए 20 से कम, तो इस पर तो हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना ये ज्यादा बैठेगी ना, मान लीजिए इसके लिए चाहिए था 10, ठीक है ना, तब भी ये 20 ज्यादा है इससे, ठीक है, तो इसके लिए चाहिए था 10,
तो 10 तो इसके काम आ गया, लेकिन 10 जूल एनर्जी किसके काम आ रही है, उसको भगाने में काम आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि जो हमारे द्वारा एक मेटल पर जो प्रकाश डाला गया है, जो ऊर्जा दी गई है, वो ज्यादा है किससे, वर्क फंक्शन से। अर्थात एक वो उसकी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है किससे, जो एक मेटल को चाहिए कि किस काम के लिए, उस मेटल को उस काम के लिए चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ जाए, ठीक है ना। हाँ, अब वो सरफेस पे तो आ गया, लेकिन हमारी एनर्जी उससे ज्यादा है तो वो बाकी किस काम आ जाएगी, उसको गति करवाने में काम आ जाएगी। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। अगला देखते हैं एच न्यू और इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, ठीक है। हाँ, ये भी इसी का ही रूप है। एच ई को मैंने एच न्यू लिख दिया है, और डब्ल्यू वर्क फंक्शन को क्या बोलते हैं, एच न्यू नॉट बोलते हैं। और ये अभी भी क्या है, ज्यादा है, तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ठीक है ना। हाँ जी, इसको देखते हैं नंबर थर्ड। थर्ड का मतलब है कि लेमडा, लेमडा इज ग्रेटर देन लेमडा नॉट। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, और E बराबर एच न्यू, और E बराबर एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ जी, देखो, एनर्जी में और न्यू में समानुपाती है, एनर्जी इसके समानुपाती चलेगी, लेकिन एनर्जी और ये लेमडा है ना, ये क्या है, विक्रमानुपाती है, ठीक है ना। हाँ जी, जो एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन कब एमिट होगा, जब एनर्जी का मान ज्यादा होगा किससे, डब्ल्यू नॉट से। एनर्जी या एच न्यू का मान ज्यादा होना चाहिए किससे, एच न्यू नॉट से। लेकिन जब ये ज्यादा होना चाहिए इससे, तो लेमडा नॉट का मान ज्यादा होना चाहिए लेमडा से। क्यों, क्योंकि एनर्जी और ये लेमडा है ना, ये एक दूसरे के क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ज्यादा है, विदाउट नॉट ज्यादा है किससे, नॉट से। तो लेमडा में नॉट ज्यादा होना चाहिए विदाउट नॉट से, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर ये इस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सकता, लेकिन इस स्थिति में लेमडा नॉट का मान ज्यादा होना चाहिए किससे, लेमडा से। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये एमिट हो जाएगा, या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, एच न्यू नॉट का मान ज्यादा है एच न्यू से, नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टा कर दिया इसका। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। एच न्यू का मान ज्यादा होना चाहिए किससे, एच न्यू नॉट से। तो ये आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसको लेकर के हम लोग और बातें करने वाले हैं, ठीक है। एक बार इसको नोट करेंगे आप लोग सभी। चलिए, अब एक नोट लगाएंगे और लिखेंगे नोट। देखिए, हम दो चीजों पर बात करेंगे, एक तो इंटेंसिटी और एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। हाँ, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, और एक इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ठीक है ना। हाँ जी, नंबर एक, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, बढ़ने पर नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ते हैं, परंतु एनर्जी, परंतु ऊर्जा बढ़ती है। अतः गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। देखिए कैसे, दो चीजों पर बात कर रहा है वो, किस किस पर, एक तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, आवृत्ति को इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्या बढ़ रहा है, ऊर्जा। जब ऊर्जा बढ़ रही है तो फिर गतिज ऊर्जा भी, हाँ, गतिज ऊर्जा तो बढ़ी जाएगी। कैसे, इसमें एक रिलेशन होता है, क्या कल भी पढ़ा था हम लोगों ने कि E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। एनर्जी और आवृत्ति क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है या समानुपाती है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन फोटोनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। हाँ जी, तो हम लोग एक ग्राफ, चलो ग्राफ बाद में बनाएंगे, चलो ग्राफ बाद में बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, दूसरी चीज, यदि यदि फ्रीक्वेंसी हो गई, अब इंटेंसिटी यानी तीव्रता,
इंटेंसिटी इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, परंतु ऊर्जा नियत रहती है। ये बात आई समझ में? तीव्रता है क्या? तीव्रता का मतलब होता है फोटोनों की संख्या। कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी इंटेंसिटी को लेकर के। इंटेंसिटी क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरने वाले फोटोन की संख्या। ये फोटोन की संख्या है तो फिर फोटोनों की संख्या बढ़ेगी। जो फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो फिर फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना, नियत रहती है। तथा फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है। इसके बेसिस पे अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे कि पहले ऊर्जा इतनी थी, लेकिन अब उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाता है, या फिर उसकी इंटेंसिटी को 4 गुना कर दिया जाता है, या इंटेंसिटी को 4 गुना कम कर दिया जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर के हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखो इनमें क्या बनाते हैं, इनके अपन लोग डायग्राम बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं इनके, ठीक है ना। हाँ जी। मैंने बोला एक तरफ तो बोला एनर्जी और एक तरफ बोला मैंने फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है ना। हाँ, और ये एनर्जी कैसी है? काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। हाँ जी। अब मेरे को एक बात बताओ, और यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, आवृत्ति को बढ़ाएंगे, जब आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम इतना जानते हैं कि ये E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है, ठीक है ना। अर्थात एनर्जी आवृत्ति के समानुपाती होती है। जब आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, जब एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी। अब मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, और ये मैंने बोल दिया क्या बोल दिया? इंटेंसिटी, तीव्रता। तीव्रता के मध्य एक ग्राफ खींचना है। तो बताओ, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और नंबर ऑफ फोटोन की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यदि तीव्रता बढ़ती है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं, परंतु ऊर्जा क्या रहेगी? नियत। तो यदि मैं इस तीव्रता को मैं यहाँ से इधर लेकर के गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो ये तो क्या रहेगी? बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, उसकी जितनी थी वो क्या रहेगी? उतनी ही रहेगी। अर्थात ये क्या रहेगी? ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी पहले इतनी थी, तो अब ये क्या रहेगी? ये ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। ये इधर बढ़ रही है, लेकिन वो जितनी थी ना वो उतनी रहनी चाहिए थी, ये उतनी ही है। लेकिन यदि ये बढ़ती तो कहाँ जाता ग्राफ? ऊपर की तरफ जाता, ठीक है ना। हाँ जी। अब दूसरा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और न्यू। एक है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और ये न्यू, और ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें इसको थोड़ा सा समझो और देखो इसका ग्राफ क्या होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए? समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, या फिर एक नियत रहना चाहिए? एक बढ़ रहा है तो क्या ग्राफ इसका होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी। इसको ऐसे लिखो आप लोग, इसको ऐसे लिखो, ये तो नीचे लिखो और ये लिखो नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स। अर्थात इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए? देखिए, न्यू को किससे रिप्रेजेंट, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, और आवृत्ति किसके समानुपाती होती है? एनर्जी के, ठीक है ना। एनर्जी बढ़ेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है ना। एनर्जी ये न्यू बढ़ता तो एनर्जी बढ़ जाती, लेकिन ये क्या है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इससे इसका तो कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा?
कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ फोटोनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा, जब आवृत्ति बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते, परंतु क्या बढ़ जाती है, ऊर्जा, और क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखिए कुछ की पॉइंट हैं, उनको लेकर के बातें करेंगे, ठीक है ना। हाँ, प्रत्येक मेटल के लिए जो डब्ल्यू नॉट का मान है, वर्क फंक्शन का मान है ना, वो क्या होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, किसी के लिए कम तो किसी के लिए ज्यादा, ठीक है ना। हाँ जी, तो लिखेंगे डब्ल्यू नॉट का मान या कार्यफलन का मान, कार्यफलन या डब्ल्यू नॉट का मान प्रत्येक मेटल के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। जिस मेटल का डब्ल्यू नॉट का मान कम होता है उस मेटल से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आसानी से व जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। जिस मेटल का डब्ल्यू नॉट का मान अधिक होता है उस मेटल से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आसानी से नहीं हो पाता है, आसानी से नहीं हो पाता है। किसी भी मेटल का डब्ल्यू नॉट का मान उसके आईपी पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। जिस मेटल का आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, ठीक है ना, आईपी या आयनन विभव, हाँ, जिस मेटल का आईपी अधिक होता है उस मेटल का डब्ल्यू नॉट का मान भी अधिक होगा या अधिक होता है, तथा जिस मेटल का डब्ल्यू नॉट का मान, जिस मेटल का आईपी का मान कम होता है उसका डब्ल्यू नॉट का मान भी कम होता है। अब समझेंगे क्या मतलब है इन सारी चीजों को लेकर के। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि कार्यफलन या डब्ल्यू नॉट का मान प्रत्येक मेटल के लिए अलग अलग होगा। बिल्कुल सही बात है। कुछ एक मेटल तो ऐसी होंगी जो बहुत कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगी, उत्सर्जित कर देंगी या फिर इमिट कर देंगी, या फिर वो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लेकिन कुछ एक मेटल्स ऐसी होती हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स की आवश्यकता होती है, अर्थात बहुत ज़्यादा एनर्जी को वो लेंगी, तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेकर के आ पाएंगी, सरफेस पर, ठीक है ना। तो ये जो
मान है ना, ये सबके लिए कैसा होता है, अलग अलग होता है। जिस मेटल का डब्ल्यू नॉट का मान कम होता है उस मेटल से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन आसानी से हो जाता है और जल्दी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई मेटल है, ठीक है ना, हाँ जी, मैंने क्या डाला, प्रकाश डाला और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे निकल गया, ठीक है ना, हाँ जी। अब ये यहाँ से यहाँ तक के लिए जो आप लोगों ने ऊर्जा दी है वो क्या है, डब्ल्यू नॉट है, ठीक है ना, हाँ जी। अब ये मान लीजिए ये मैंने 5 जूल दिया इसको और इसने मात्र 2 जूल लिया है, तो 3 जूल किसके काम आ गई, काइनेटिक एनर्जी के काम आ गई। मान लीजिए दूसरी वाली मेटल ऐसी है कि मैंने 5 जूल का क्या दिया, उसको प्रकाश दिया, एनर्जी दी 5 जूल वाली एनर्जी दी, और इसके लिए जो डब्ल्यू नॉट का मान था ना वो सिर्फ क्या था, 1 जूल, तो इसके लिए कितनी काम आ गई, 4 जूल, ठीक है ना, हाँ जी। तो ये प्रत्येक मेटल के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जितना कम मान डब्ल्यू नॉट का होगा, इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से उत्सर्जित हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, जिस मेटल का डब्ल्यू नॉट का मान जितना अधिक होगा उस मेटल से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आसानी से नहीं हो पाएगा। मान लीजिए मैंने 5 जूल की एनर्जी दी और 5 जूल इसको चाहिए, किसको, या इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लाने के लिए, ठीक है ना, हाँ। तो 5 जूल तो इसने ही ले ली, तो ये तो सिर्फ सरफेस पर आया है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हुआ है, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव मेटल वही दर्शा सकती है जिससे इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आए और सरफेस से क्या कर जाए, गति कर जाए। अर्थात टोटल बात ये रही कि हम जो प्रकाश दे रहे हैं उस प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ इमिट हो जाए, कहाँ इमिट हो जाए, बाहर, किससे, मेटल से, अर्थात मेटल से या उस धातु से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, उत्सर्जित हो जाए, ठीक है ना। चलिए, किसी मेटल का जो डब्ल्यू नॉट है, वर्क फंक्शन का जो मान है ना, वो किसके, उसके आईपी पर डिपेंड करेगा। ये आईपी क्या होता है, बाकी ज़्यादा डिटेल्स में तो जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब उसमें बात करेंगे। बाकी आईपी का मान होता है कि किसी भी मेटल में से, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उसका आईपी या आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी उसको कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये नाभिक है, और ये क्या है, एक कोष है, ये क्या है, एक कोष है, ठीक है ना, और ये क्या है, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में तो तभी पढ़ेंगे जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये क्या है, ये नाभिक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, हाँ। अब ये नाभिक कैसी होती है, धनावेशित होती है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो इनके मध्य में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, हाँ। तो ये जितने ज़्यादा इसके करीब रहेगा, ठीक है ना, ये इसका अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, जो अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन पर, किसका, नाभिक का, तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं छोड़ेगा। जब आसानी से नहीं छोड़ेगा तो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसको बाहर निकालने के लिए। हमारा उद्देश्य क्या था कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ से, ठीक है ना। तो ये जितने जितने ज़्यादा इसके नाभिक के करीब होता है, नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ज़्यादा होता है। जब अट्रैक्शन बल ज़्यादा होता है तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और इसी ऊर्जा को, जो हम लोग इसको निकालने में काम ले रहे हैं, इसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं, आईपी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जितना इसकी क्या रहेगा, दूर रहेगा, ठीक है ना, हाँ। ये इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है। अब इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो नाभिक का आकर्षण बल तुलनात्मक रूप से कैसा हो गया, कम हो गया। जब ये नाभिक का आकर्षण बल कम हो गया तो हमें इसको, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले की तुलना में अब ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं कि इसके लिए जो आयनन विभव का मान है ना वो क्या रहेगा, कम। जब आयनन विभव का मान कम रहेगा तो इसके लिए डब्ल्यू नॉट का मान भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। और इसके लिए आयनन विभव का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब आयनन विभव का मान ज़्यादा होगा तो डब्ल्यू नॉट का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और आईपी जितना ज़्यादा तो डब्ल्यू नॉट का मान ज़्यादा, जब डब्ल्यू नॉट का मान ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है ना। जिस मेटल का आईपी आयनन विभव अधिक होता है उस मेटल का डब्ल्यू नॉट का मान भी अधिक होता है, बिल्कुल सही है। तथा जिस मेटल का आईपी का मान कम होता है उस मेटल का डब्ल्यू नॉट का मान भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। हाँ, तो आई थिंक ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब इसको एक बार नोट करेंगे और फिर इसको लेकर के अपन लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए इसको नोट करो, फिर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना।
तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे संबंधित, ठीक है ना, और इस वाले इफेक्ट से संबंधित और जितनी भी एक दो क्लासें हैं हमने पहले पढ़ी हैं उनसे उनके सबके PYQs करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।